नमस्कार, दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजू और आज हम आपके लिए फिर से टारगेट बीपीएससी 69 में हम लोग 64वीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आए। बीपीएससी 64वीं प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जो मैथ्स और रीजनिंग के 10 प्रश्न होते हैं हम लोग उस पे आज डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विगत वर्ष के प्रश्नों का विश्लेषण। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अभी चर्चा कर रहे हैं बीपीएससी के। उसके बाद में हम लोग इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको बहुत एग्जाम में मदद करेगा। बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 30 सितंबर को अभी तक संभावित है। तो आपके पास समय थोड़ा कम है, जुलाई खत्म होने वाला है, अगस्त और सितंबर मान के चलिए 2 से 2.5 महीना आपके पास है। तो आप अभी से अपनी तैयारी को करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि 10 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार जब आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता है तो मैथ्स और रीजनिंग कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ क्लियर करने में मदद करता है। तो चलिए बिना देरी के आज हम सबसे पहले क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है, इसमें रखे जा सकने वाले खंबे की अधिकतम लंबाई क्या होगी। एक कमरा है जिसकी लंबाई है 12 मीटर, चौड़ाई है 9 मीटर और ऊंचाई है 8 मीटर, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यही है ना। इसमें एक छड़ रखना है जो सबसे लंबा भी होना चाहिए, खंबा या छड़ जो भी हो। तो आपको एक कॉन्सेप्ट दे दें कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आवे ना तो आप ये समझिएगा कि वो जो कमरा है यही एक कमरा है, तो उसमें जो अधिकतम लंबाई की छड़ है ना वो डायगोनली रखा पाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे भी रखें या ऐसे रखें, ये दोनों जो लंबा है, मान लेते हैं ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, यहाँ पे सेम जैसा लग रहा होगा बट मान के चलते लंबाई ज्यादा है, तो इसमें जो डायगोनल होता है ना वो लंबे और चौड़े से, मतलब लंबाई और चौड़ाई से हमेशा बड़ा होता है। तो डायगोनली रखा जाता है। अगर कहे कभी भी कि अधिकतम छड़ की लंबाई, अधिकतम खंबे की लंबाई या अधिकतम लंबाई, वो डायगोनल होता है। डायगोनल का मतलब विकर्ण। तो कुल मिला के क्या हुआ कि कमरे का आपको सीधा सीधी विकर्ण निकालना है। और विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लंबाई दिख रहा है 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा। 4 1 5 4 9, 8 4 12 6 18, 289 और 289 का स्क्वायर रूट 17 मीटर होता है। मतलब आप 17 मीटर लंबे खंबे को इस कमरे में रख सकते हैं जो अधिकतम लंबाई का भी होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 12 और 9 से ज्यादा ही है 17। तो मैंने पहले ही कहा था कि विकर्ण की लंबाई हमेशा ज्यादा होती है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है, उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 250 मीटर लंबी पुल को कितने मिनट में या कितने सेकंड में पार कर लेगी या कितने समय में पार कर लेगी। अब देखिए एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 150 मीटर, यही रेलगाड़ी है, मान लेते हैं 150 मीटर इसकी लंबाई है। उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे दिशा विशा से कोई फर्क नहीं है। एक 250 मीटर लंबे पुल को, मान लेते हैं ये 250 मीटर का पुल है, इसको पार करना है। स्पीड जो है वो दिया हुआ है 144 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लंबाई जो है वो मीटर में है और यहाँ पे जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करना होता है। तो 18 गुना 8 144, 8 पंचे 40, मतलब 40 मीटर प्रति सेकंड। 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से रेलगाड़ी चल रही है पुल को, या किसको पार करने में, पुल को ही पार करने में। तो जब रेलगाड़ी पुल को पार करेगी तो जाहिर सी बात है रेलगाड़ी अपनी लंबाई के साथ साथ पुल की भी लंबाई को पार करेगी। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी यहां से स्टार्ट करेगी और यहाँ पे तब तक
पार करना नहीं माना जाएगा जब तक रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा उसको क्रॉस नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ कि रेलगाड़ी और पुल की लंबाई दोनों यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी का मतलब 150 प्लस 250 बटे चाल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चाल सिर्फ रेलगाड़ी का लिया गया है। क्यों? क्योंकि पुल की कोई भी चाल नहीं है, वो स्थिर है ना, वो शांत है। यहाँ पे अगर रेलगाड़ी होती या मान लेते कोई व्यक्ति दौड़ रहा होता तो उसके चाल को हम लोग कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 400 को अगर 40 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ देखा जा रहा है ये 10 बार में कट जाएगा। तो 10 सेकेंड में रेलगाड़ी उस 250 मीटर पुल को पार कर जाएगी। तो मेरा आंसर है 10 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती है? देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है जो खुद से और 1 से विभाजित हो, उसके बाद किसी भी संख्या से भाग ना लगे, उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्याएं। आप ऐसे रट सकते हैं या याद रख सकते हैं कि 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं होती है। आप चाहें तो इसको याद रख लें कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होती है। हम आपको दिखा भी देंगे लिख के कि कौन कौन सी होती है, बट आप इसको याद रख लें कि अगली बार एग्जाम में बार बार लिख के काउंट करने से बच जाए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन रिपीट हो ही जाता है कई बार। मान लेते 100 तक ही पूछेगा तो 50 तक तो याद रहेगा ना, आगे 100 का भी याद रख लेंगे। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 14 15 16 नहीं होगा, 17 है, 18 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 20 21 22 नहीं 23, 24 25 26 27 28 29, 30 नहीं 31 32 33 34 35 36 37 38 39 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 41 हो जाएगा, 42 नहीं होगा, 43 हो जाएगा, 44 45 46 47 हो जाएगा, 48 नहीं 49 नहीं 50 नहीं। अब आप इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो कुल मिला के 15 यही अभाज्य संख्याएं हैं जो 1 से 50 के बीच में होती है। तो आप इसको याद रख लें, ये 15 संख्याएं है ना, ये 15 नहीं है, याद रखिएगा 15 संख्याएं। तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आप इसको देख सकते हैं। अब है यदि x का मान है -2/3 तो 9x² - 3x - 11 किसके बराबर होगा? यहाँ पे देखिए दिया हुआ है x का मान -2/3, तो आपसे पूछा जा रहा है 9x² - 3x - 11 का मान क्या होगा? तो देखिए आप बहुत आसानी से यहाँ पे x का मान रख दीजिए, -2/3, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा -3 इंटू -2/3 और यहाँ पे -11 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं, ये -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि -2 गुना -2 कितना होता है, 4 होता है, और 3 गुना 3 9 होता है। यहाँ देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 3, और ये देखिए 3 3 कट गया तो 2 हो जाएगा -11, या 9 9 कट गया तो ये हो जाएगा 4 + 2 -11, मतलब 6 -11। जब सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा -5। तो जो भी ऑप्शन में आपको -5 दिखे वो मेरा सही जवाब होगा। तो ये सब क्वेश्चन बहुत साधारण सा क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, और साधारण ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार एक आध दो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है या लॉजिकल होता है, तो आप उसको कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं या कर सकते हैं। एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी तथा इतिहास अथवा दोनों लेता है। 66% हिंदी तथा 59% इतिहास लेते हैं। कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी, कितने उम्मीदवारों ने हिंदी एवं इतिहास दोनों लिए? यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री एंड हिंदी। कुछ बच्चे ने हिंदी लिया है, कुछ बच्चे ने इतिहास लिया है, कुछ बच्चों ने दोनों लिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे दोनों कितने बच्चों ने लिया है, हिंदी एवं इतिहास दोनों सब्जेक्ट कितने बच्चों ने लिया है। कुल उम्मीदवारों की संख्या यहाँ पे 3000 दिया गया है। तो देखिए आप इसको वेन डायग्राम से बना लीजिए। मान लेते हैं ये हिंदी है और ये हिस्ट्री है, यही दो सब्जेक्ट है। अब हिंदी और हिस्ट्री में, हिंदी में कितने बच्चों ने लिया है, 66%, क्लियर, और
इतिहास में 59%। अब आप देखे होंगे कि बाहर क्यों लिखा गया इसको। यहाँ पे देखिए, जब भी वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन हो ना, तो इसमें केवल वाला जो वर्ड है ना, ये बहुत काम का है। अगर लिखा होता कि केवल हिंदी ले रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता कि केवल हिंदी। केवल हिंदी का मतलब ये वाला वेन डायग्राम, जिसमें कि इतिहास ना आ रहा हो, और केवल इतिहास का मतलब ये वाला वेन डायग्राम। और ये जो वेन डायग्राम है ना, जो बीच में आपको दिख रहा है, जो दोनों में लाई कर रहा है, ये हिंदी और हिस्ट्री दोनों के लिए है। क्लियर। तो यहां पे बाहर लिखने का मतलब हुआ कि ये जो है ना कंप्लीट इसका है। हिंदी का मतलब है 66% हिंदी का मतलब है कि कुछ बच्चे इसमें इतिहास भी पढ़ रहे हैं, और 59% हिस्ट्री का मतलब है कि कुछ बच्चे उसमें हिंदी भी पढ़ रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ कि 66 और 59 को जोड़ के अगर हम 100 में घटा दें, है ना, 100 से घटा दें, तो इससे हमको क्या पता लग जाएगा, यहाँ पे कितने बच्चे हैं या कितने प्रतिशत बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए 66 में कुछ हिस्सा हिस्ट्री का भी है और 59 में कुछ हिस्सा हिंदी का भी है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाला हिस्सा मिल जाएगा। तो 9 6 15, 6 5 11 12। तो हम कह सकते हैं कि 25% जो बच्चे हैं ना, वो दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है, 25% बच्चे दोनों हिस्ट्री या हिंदी दोनों पढ़ रहे हैं। अगर से केवल हिंदी की बात करते हैं हम लोग, हम बता दें क्योंकि आगे आपको जरूरत पड़ सकता है, तो 66 में 25 को घटा दीजिए, 41 हो जाएगा। और केवल अगर इतिहास की बात करें तो यहां पे हो जाएगा 59 - 25। जब आप जोड़ेंगे तो देखिए हो जाएगा 34। अब आप एक छोटी सी बात समझिए, आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये 100% होता है कि नहीं। देखिए 41, 25 और 34 सबको जोड़ दीजिए कि 5 4 9 1 10, 3 2 5 4 9 1 10 हो गया 100%। तो बेसिकली ये और ये मिलके 100% पूरा दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि सच में इस दोनों का सम ही देखिए 66 है और इस दोनों का सम ही 59 है। तो हम कह सकते हैं कि 25% ही छात्र ने हिंदी एवं इतिहास दोनों ने लिया था। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 है, तो हम कह सकते हैं 100% ही यहाँ पे 3000 के बराबर है ना। 3000 का मतलब 100%, ये है ना 100%, ये 3000 के बराबर है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा भाई, 30। तो 25% का मान कितना हो जाएगा, 25 गुना 30, मतलब 750 बच्चों ने हिंदी एवं हिस्ट्री, है ना, हिंदी एवं इतिहास दोनों लिया था। तो मेरा सही जवाब है 750। इस क्वेश्चन में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, केवल हिंदी भी निकाल के दिखा दिया, केवल इतिहास भी निकाल के दिखा दिया। तो एग्जाम में अगर मान लेते कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो अब आपको वेन डायग्राम समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि x का मान है √0.000125/0.00005329, तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ज्यादा दम नहीं है। x का मान है यहाँ पे 0.00001225 और बटे दिया हुआ है 0.00005329। तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है कि आप इसको हटा दीजिए, ठीक है ना। तो बस सीधा सीधी x का जो यहाँ मान हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 1225/5329। और सबको पता है 1225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 35 के बराबर होता है। किसी भी ऑप्शन में 35 ऊपर दिख रहा है, पहले वाले ऑप्शन में। और 5329 का जो स्क्वायर रूट है ना, वो 73 ही होता है। आप गुना करके देख लीजिएगा, 35 गुना 35 1225 और 73 गुना 73 5329 ही होगा। तो मेरा सही जवाब है 35/73। ठीक है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन था। ये क्यों हट गया आपको पता है ना, क्योंकि जब इसको आप उड़ाएंगे, है ना, जब इसको हटाएंगे तो नीचे 8 बार जीरो रखेंगे और यहां से हटाएंगे ऊपर 8 बार जीरो रखेंगे एक पे, तो दोनों तो कट ही गया ना, तो क्यों रखना, मेहनत क्यों करना, तो हटा दिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि x प्लस 1/y बराबर 1 और y प्लस 1/z बराबर 1। तो आपसे पूछा गया z प्लस 1/x का क्या मान होगा। ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छा है। मैंने कहा ना कि एक दो क्वेश्चन आपको फंसाएगा बीपीएससी। यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस, अच्छे से लिखते हैं, x प्लस 1/y का मान 1 है और यहाँ पे दिया हुआ है y प्लस 1/z का मान 1।
आपसे पूछा जा रहा है z प्लस 1/x। अब एक बात समझिए, हमको लाना क्या क्या है, z और x या 1/x। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर x बराबर लिखे तो 1 माइनस 1/y लिख सकते हैं। फिर हम x बराबर लिख सकते हैं y माइनस 1/y, और 1/x को हम y/y माइनस 1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत आसान था। इसको उल्टा कर दिया तो ये भी उल्टा हो गया। इस तरह हम लोग को यहाँ पे z का मान लाना है, तो देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/z बराबर 1 माइनस वाई। क्लियर? तो हम z बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस वाई। इससे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास 1/x प्लस z या z प्लस 1/x करने के लिए मेरे पास सब कुछ आ चुका है। तो अब हम देख रहे हैं z बराबर क्या है, z प्लस 1/x करेंगे तो z का मान है 1/1 माइनस वाई प्लस 1/x का मान है y/y माइनस 1। अब एक देखिए, यहाँ 1 माइनस वाई, यहाँ y माइनस 1, उल्टा कर लेते हैं। यहाँ माइनस करेंगे ना तो चेंज हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 1/1 माइनस वाई माइनस y/1 माइनस वाई। देख लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस वाई, तो ऊपर भी हो जाएगा 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई कट के आंसर मेरा दे देगा 1। तो हम कह सकते हैं z प्लस 1/x का मान 1 होगा। आप इस सॉल्यूशन को देख ले, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था, बट ट्रिकी था, थोड़ा सा समझने का इसमें खेल था, तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम माँ की आयु को जोड़ दें तो औसत जो है 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एवरेज में कि किसी के आने से आयु बढ़ जाती है औसत में, किसी के आने से आयु घट जाती है, 4 व्यक्ति छोड़ के चले गए, 2 व्यक्ति नए आ गए, बहुत क्वेश्चन आता है ऐसे में। तो इसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो आ गया उसमें एक संख्या बढ़ जाएगा, औसत अगर बढ़ रहा है तो औसत में बढ़ा दीजिए, फिर गुना करके उसको कुल आयु निकाल लीजिए। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, तो कुल आयु कितना हो जाएगा, 28। 4 बहनों की, माँ आ गई तो अब आदमियों की मतलब व्यक्तियों की संख्या 5 हो गया है ना, 5 सदस्य हो गए, 4 बहन और 1 माँ, और औसत में 6 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो 7 प्लस 6 13 हो गया, तो 65 वर्ष। अब आप एक बात देख रहे हैं कि पहले 28 वर्ष था, सिर्फ बहने बहने अगर अपनी आयु को जोड़ रहे थे। अब माँ के आने से 65 वर्ष हो गया, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु 65 में आप 28 को घटा दीजिए, तो 15 में 8 गया 7, 5 में 2 गया 3, मतलब 37 वर्ष ही यहाँ पे माँ की आयु होगी। तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बहुत साधारण सा क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यदि 3 पे पावर x प्लस 8 बराबर 27 पे पावर 2x प्लस 1 है, तो x का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। यहाँ पे x का मान आपको बताना है कि x यहाँ पे क्या होगा जिससे कि समीकरण बराबर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 3 पे पावर x प्लस 8 है और इधर है 27 पे पावर 2x प्लस 1। तो x का मान बताना है, तो हम यहां देख रहे हैं 3 पे पावर x प्लस 8, तो ठीक है, हम इस दोनों के बेस को सेम करेंगे तो ये 3 पे पावर क्यूब लिख सकते हैं और यहाँ 2x प्लस 1 रह ही जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 पे पावर x प्लस 8 बराबर 3 पे पावर, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या है, 3 से ये गुना हो जाएगा तो 6x प्लस 3 हो जाएगा। दोनों बेस सेम है तो कट गया, तो बचा यहाँ पे किया, बचा यहाँ पे x प्लस 8 इज इक्वल टू 6x प्लस 3। जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर 5 और x का मान यहाँ पे हो जाएगा 1। मतलब हम कह सकते हैं कि x का मान यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, चाहे तो आप ऑप्शन से भी रख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में 9 रखेंगे पहले तो गड़बड़ा जाएंगे, इसलिए इससे ज़्यादा आसान ट्रिक तो कुछ नहीं होगा, ये इससे आसान कुछ नहीं है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको बहुत आराम से पता लग जाएगा कि क्या होगा इसका आंसर। सॉल्यूशन ठीक है ना, एक बार देख लीजिए, उधर गया तो 5x, इधर गया, हाँ ठीक, कई बार माइनस में भी होता है, इस बार चेक कर लेना। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से देखिए, मैंने कहा था 2 क्वेश्चन इसमें अच्छा है। यदि s बराबर समेसन n बराबर 1 से लेके 10 तक 2n प्लस 1/2 हो तो s का मान क्या होगा। देखिए s बराबर यहाँ दिया हुआ है समेसन 10, मतलब ये 10 है, n बराबर 1 से लेके 10 तक,
2n प्लस 1/2। तो इसका सम पूछा जा रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है ना। इसका मतलब है कि एक बार n यहां 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक जाना है लेके। अगर हम पहले 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 प्लस 1/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 प्लस 1/2 है ना। फिर प्लस अगर हम 2 ले लें तो देखिए 2 दूना 4 प्लस 1/2, फिर ले लेंगे तो 3 दूना 6 प्लस 1/2। क्लियर। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरह आप देख पा रहे हैं तो मेरा हो जा रहा है हर बार 2 से गुना हो जा रहा है ना, 3 किए तो 6 हो गया। तो उसी तरह यहाँ 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 1/2, वही हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 4 6 करके 20 तक गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 कर करके ये 20 तक गया है, और यहाँ पे प्लस 1/2, 1/2 यहाँ पे कितनी बार गया है, 10 बार। ये भी 10 बार गया है, तो 10 बार गया है तो जाहिर सी बात है ऊपर क्या हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा ना। ये तो 10/2 होगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। और समझिए यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस 6 है, तो हम इसको 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 करके ये 10 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10 ऊपर हो जाएगा तो 10/2 हो जाएगा ये। अब एक चीज समझिए, 2 गुना, अब आपको पता है कि 1 से 10 तक के संख्याओं का योग 55 होता है, ना हो तो आप इस पे पुट कर लें n इंटू एन प्लस 1/2। n तक की संख्याओं का 1 से प्रारंभ n तक की संख्याओं का योग कितना हो जाता है, 55। ये सब बेसिकली याद रखना चाहिए कि 1 से 10 तक 55 ही होता है। तो 55 गुना 2, अब प्लस यहाँ 5 करेंगे तो देखिए 110 और प्लस 5, तो हम आराम आराम से बता दिए कि संख्या का जो योग है ना वो 115 होगा। मतलब इसका जो वैल्यू है s का वो कितना हो जाएगा, 115। तो आप समझ गए ना, बहुत साधारण सा क्वेश्चन था कि 2 प्लस 1/2 कैसे आया तो n का मान 1 रखे, यहाँ 4 प्लस 1/2 कैसे आया तो यहाँ n का मान 2 रखे, यहाँ 6 प्लस 1/2 क्यों आया, क्योंकि n का मान 3 रखे। उसी तरह रखते जाएंगे, यहाँ 10 रखे तो देखिए 10 गुना 2 20 प्लस 1/2। उसी तरह क्या किए, अब एक देखिए पहले वाले को सबको कॉमन कर लिए, दोबारा समझा रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 14 करके ये कॉमन हो गया। प्लस क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है बीच में, 1/2 1/2 1/2 सब में 1/2 ही है 10 तक। फिर हम क्या किए, यहाँ 2 4 6 को कॉमन कर लिए, 2 तो देखिए 1, 2 गुना 2 4, 3 गुना 2 6, ऐसे करके हमने इसको कॉमन कर लिया। यहाँ पे आपको पता है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऊपर 10 बार 1 है ना, तो 10 और 10/2 क्योंकि एलसीएम 2 ही होगा। उसके बाद यहाँ आपको पता है कि 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं का योग हमेशा आपको पता है 55 होगा, करके भी दिखा दिया है। तो 2 गुना 55 और इसका मान 5, तो 55 गुना 2 110 और प्लस 5 115। मतलब मेरा सम जो है ना 115 आया, तो यही मेरा s का मान है। s का मान कितना आ गया, 115। ऑप्शन नंबर बी इस डी हमारा सही जवाब है। तो इस तरह मेरा बीपीएससी का मतलब बीपीएससी के 64वीं परीक्षा का प्रारंभिक जो भी उसका प्रीलिम्स की परीक्षा थी उसके मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन को हम लोगों ने आज कर लिया है। तो उसके बाद हम 63वीं को करेंगे, 62वीं को करेंगे, ऐसे 1-2 साल के और करके हम लोग उसके फिर बाद में हम लोग उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। हो सकता है कि हम लोग चैप्टर वाइज भी कर लें, या हो सकता है कि हम लोग उसको मिक्स करके करें। तो वो जैसा आप लोग कमेंट में सजेशन दीजिएगा, आप लोग कैसा चाहते हैं, मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहते हैं या चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो जैसा आप सजेशन देंगे हम लोग उस पर फिर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को आप लोग लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको वीडियो का पीडीएफ और वीडियो के लिंक भी आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपको आसानी होगी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। तो इसी तरह हमारे साथ 30 सितंबर से पहले पहले तक जुड़े रहें, जिससे कि आपके प्रारंभिक परीक्षा बहुत अच्छा जाए और 10 में से कम 8 से 9 अंक तो आपको मिल ही जाए। 2 ही क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है, 8 क्वेश्चन तो आप बहुत आराम से कर लेंगे अगर हमारे सेशन को देखते रहेंगे, और बहुत मेहनत करेंगे तो 10 भी आएगा, इस बात की गारंटी है। तो चलिए इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें 30 सितंबर से पहले पहले तक, और हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते रहेंगे। तो आज के लिए शुक्रिया।